जो चल रहा था वो हीरोज का था। अब थोड़ा सा मौसम बदलता है और डायरेक्टर अपनी सीट लेता। प्लीज क्लैप फॉर हिम। राज शांडिल्य, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिलों को शुरू करेंगे। आप वो शख्स हैं जो पूरी दुनिया को हंसाते हैं। ये कितना मुश्किल काम है जो ये आप करते हो, कैसे करते, कैसे सोचा, कैसे सोचते हैं, पहले ये जानना चाहता हूं। ये मैं आपको पता लगते ही बताऊंगा, जैसे मुझे पता लगेगा। हाल फिलहाल आप चुनावी दौर है। हाँ। चुनाव का माहौल है। हाँ। और एक कुर्सी खाली पड़ी है, ले लें आप। ये कुर्सी जो है आसानी से मिलती नहीं है, आपको मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जवाब मिलता है कि कैसे लिखी जाती है, आपको अंदाजा लगा है। सिचुएशंस होती हैं और इन सिचुएशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सर क्या है कि बच्चा बोलना पहले सीखता है, फिर लिखना। हाँ। और लिखना आसान काम नहीं है, खासकर कॉमेडी। और कॉमेडी बड़ी सिचुएशनल तरीके से लिखी जाती है, लोगों से मिलके लिखी जाती है। कैरेक्टराइजेशन जो हम लोग करते हैं वो है। तो लिखना ऐसा है कि जब मेरी बात किसी ने सुनी नहीं तो मैंने लिखना शुरू किया। वाह क्या बात कि सुन तो रहे नहीं है लोग, कम से कम लिख ही दो, लिख के बता दो अपनी बातें। तो वहां से लिखने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मुझे लगा कि यार इस चीज में मजा आने लगा है। और लोग कम से कम जिनके पास वक्त नहीं है सुनने का, कम से कम पढ़ तो लेते हैं वो। और फिर राज एक बात कहते हैं, आपकी जिंदगी में भी पंजाब मेल का बड़ा रोल है। वो ट्रेन जो पंजाब मेल है जो मुंबई तक जाती है, उसका एक स्टॉपेज भोपाल भी। और आप चलते हैं झांसी से, तो झांसी भोपाल और मुंबई का कनेक्शन क्या है, ये जानना चाहते हैं लोग। आई वॉज बोर्न इन झांसी। झांसी की पैदाइश है, बुंदेलखंड की पैदाइश है जी। और क्योंकि कहते हैं ना हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वाह। फीमेल का हाथ होता है जी। मेरे में फीमेल तो थी, मेल भी थी, वो पंजाब मेल है। हाँ। और उसमें ये है कि क्योंकि पूरी फैमिली, क्योंकि हम लोग हमारा पूरा जो परिवार है वो सब रेलवेज में थे सब। अच्छा। फादर आपके रेलवे में, हम हाँ तकरीबन सब रेलवे में। ओह। और ये था कि पहले के दौर में उस वक्त जब मैं मुंबई पहुंचा यहाँ वाया भोपाल, तो फ्लाइट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो दूर की बात थी। ट्रेन में सीट मिलना ऐसा हो जाता था जैसे कि आपको लोकसभा की सीट मिल गई हो। क्या बात है। और वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि फादर साहब रेलवे में थे, पास हाथ में था। हाँ। तो एक पंजाब मेल थी जो मुझे मुंबई तक ले गई। हाँ। तो उस पास की वजह से मुझे मुंबई थोड़ा पास लगा। और भोपाल में क्या था? भोपाल में मैंने इंजीनियरिंग की है भोपाल से। अच्छा, इंजीनियर हैं भाई। हिंदुस्तान में सब इंजीनियर ही होते हैं, फिर बाद में कोई जॉब देखते हैं वो लोग। सब इंजीनियर पैदा होते हैं पहले, उसके बाद फिर कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो मतलब तो मेरी इंजीनियरिंग यहाँ से हुई है। और व्हेन आई वाज डूइंग माय सेकंड ईयर देन आई हैव स्टार्टेड। मेरा पहला शो आप लोगों ने देखा, कॉमेडी सर्कस देखा है? किसने देखा है भाई? ऐसे नहीं है, ऐसे शो मजा नहीं आएगा। पहले हाथ बताइए किसने देखा कॉमेडी सर्कस, कपिल शो। ये बात हुई। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने देखा। और वो शो लिखने के दौरान मेरा भोपाल से ही आना जाना होता था। मैं फ्राइडे को पंजाब मेल पकड़ता था, सैटरडे को वहां पहुंचता था, सैटरडे लोगों से मिलता था, संडे को लोगों से मिलता था, फिर संडे की शाम को फिर वही पंजाब मेल वापस पकड़ के दोबारा भोपाल आता था। और जब एक बार मुंबई गाड़ी पहुंच गई तो उसके बाद तरक्की के जो स्क्रिप्ट थी वो लिखी गई। अब तो डायरेक्टर है, निर्देशन है, प्रोड्यूसर है, तो सारी चीजें हैं। देखिए मैं बताऊं कि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है, ऐसा नहीं। और जब आप कुछ पा जाते हैं, कुछ आप सक्सेस पा जाते हैं, उसके बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है कि इसको मेंटेन कैसे करें, इसको सस्टेन कैसे करें। इनिशियली टाइम जब मैं 2007 में वहां गया तो बड़ा मुश्किल था। पता ही नहीं था कि बॉम्बे में कौन क्या कर रहा है, कहाँ ऑफिसेज होते हैं, कहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कौन सी फिल्म कब बन रही है, क्या बन रही है। लेकिन धीरे धीरे ये समझ आया कि हाँ, अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए और सही दिशा में की जाए तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलती है। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है, बल्कि जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, कि भाई ये लो भाई, ये गाना है, इसमें हीरोइन है और हीरोइन हीरो से ये कहेगी, हीरो हीरोइन से ये कहेगा। सिचुएशन ये है कि होटल में मिलते हैं और वो ताज है, वहां पे हीरो हीरोइन को देखेगा, तो इस पे गाना लिखना है आपको, और आपको गाना लिखना है आज अभी इसी जगह लिखना है। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई राज। ये तो फिर भी आपने आसान बात बोल दी।
अच्छा, हाँ, कई दफा ये भी होता है कि मैं एक वाक्य बताता हूं आपको। श्योर। अब बुला तो लिया साहब, एक प्रोड्यूसर साहब ने, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, और कहते हैं कि एक्टर और एक्ट्रेस हमने फाइनल कर दिए। हाँ ओके। हाँ और लोकेशन हमने लॉक कर दी है सारी, हाँ और 40 दिन का शूट है, हाँ वो भी हो गया है। हाँ ओके। हाँ और गाने हमने सारे बना लिए, हाँ, ठीक है, राइट, लिरिक्स लिखवा दिए हैं, हाँ और रिलीज डेट हमने तय कर दी है। हाँ। बस एक बार स्क्रिप्ट मिल जाए। गजब है भाई। बोले स्क्रिप्ट तैयार नहीं है और दूल्हा, मतलब ये है कि दूल्हा दुल्हन सब तैयार है, बहुत दफा ऐसा हुआ है, बहुत दफा ऐसा हुआ है मतलब स्क्रिप्ट नहीं है। कई कई लोगों का होता है ना, स्वागत पहले मनाते फिर शादी करते हैं, तो वही है। देखिए साहब, मेरा काम जो है राज साहब वो है लोगों के बीच में, और मैंने जिंदगी भर लोगों के बीच में ही काम किया, बहुत बढ़िया सर। और मासेस के बीच में काम करता हूं। लोग कहते हैं कि मुझे फुटपाथ के ये रिपोर्टर हैं, फुटपाथ के एंकर हैं, जो भी कहना चाहें। मैं आपको आज एक सिचुएशन दे, देखें कितनी जल्दी आप बनाते हैं फिल्म। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हाउसवाइफ्स हैं, यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मौका लग जाए तो टिकट मिल जाए तो काम बन जाए, कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर उनका नेता जीत जाए तो वो पीछे हैं तो और अच्छा हो जाए। आप समझ रहे हैं जो भी चुनाव में होता है। आपको एक प्लॉट दे दिया मैंने, स्क्रिप्ट तैयार करिए और डायलॉग बताइए कैसे कैसे हो सकते हैं। आपका नाम क्या है? GS राणा साहब। राणा, अरे खड़े हो जाइए राणा साहब, ऐसा भी क्या मुश्किल है। राणा साहब क्या काम करते हैं आप? सर मैं अखबार निकालता हूँ। अखबार? अरे पत्रकार है, बहुत अच्छी बात है। राणा साहब पत्रकार निकालते हैं। क्या करते हैं? पत्रकार हैं? हाँ जी, पत्रकार, अखबार निकालते हैं अखबार निकालते हैं जी। तो ये कौन सा वाला अखबार है? संस्कृति रक्षक। सांस्कृतिक रक्षक। तो ये छप के बिकता है कि बिक के छपता है? सर हफ्ते में छपता है। हफ्ते में छपता है। मैं ये बात देखना चाह रहा था कि कौन सा। आपका नाम क्या है? देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि कितना एक्सटेम्पोर, लिखने वालों की क्या आर्ट और वो फन, वो किस तरह से वो उसको चीजों को पिरोते हैं। आपको बहुत मजा आ रहा है। हाँ, खड़े होइए सर, आप खड़े हो जाइए सर। क्या नाम है? मनोज भार्गव। मनोज भार्गव जी, क्या काम करते हैं आप? दरअसल मैं सोशल वर्क करता हूँ। तो हंसते रहते हैं हमेशा आप। हाँ बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग तो नहीं मिलते हैं। आप अकेले हैं? जी हाँ। वाइफ? नहीं लाई नहीं है? नहीं? नहीं लाई नहीं। क्यों? अच्छा, खुद के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं? क्यों, वाइफ से क्या मतलब प्रॉब्लम? इतना अच्छा कॉन्क्लेव है, लाना चाहिए था उनको। नहीं, दरअसल हम सुनने के लिए आए थे। सुनने के लिए आए थे, लिहाजा। लेकिन एक बात हुई, आपके साथ भी बड़ी कंट्रोवर्सीज रही, और आपने स्वरा भास्कर को क्या कह दिया? स्वरा भास्कर को? जी। स्वरा भास्कर को मैंने क्या, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और दोस्त है मेरी। हाँ, दोस्त तो क्यों मतलब कहा आपने? समझाना पड़ता है कुछ लोगों को, और नहीं, इस तरह से समझाना पड़ता है आपको कि आप मतलब बेलगाम शब्द का इस्तेमाल कर दें, आप ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दें जो किसी को भी बर्दाश्त ना हो। मैंने पहले कहा आपको, जब मेरी बात सुनते नहीं लोग तो मैं लिखना शुरू करता हूं। तो पहले समझाया था, फिर नहीं समझ में आया तो वो बात लिख दी, और वो इसलिए नहीं लिखी कि मैं कोई उनके सेंटिमेंट हर्ट करना चाहता था। एक बात है, आप जितना लोगों को इज्जत देंगे उतनी आपको इज्जत मिलेगी, और शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, कोई उसमें दो राय नहीं है। और जो मैंने उनको बात कही वो शायद इसलिए कही थी कि मेरा देश प्रेम शायद उनसे थोड़ा कुछ ज्यादा है, तो सिर्फ इसलिए मैंने वो बात कही थी। और आपको तो पता ही है, आपने एक शब्द बोला, मेरा देश प्रेम स्वरा भास्कर से बहुत ज्यादा है। आपका देश प्रेम स्वरा भास्कर से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये क्यों कहा आपने? क्योंकि मैं हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, अगर आप एक राइटर हैं या आप एक बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देश के लिए सही क्या है और गलत तो क्या आप है। बिकने जैसा शब्द इस्तेमाल कर देंगे, बिकने, या बिक रहे हैं या बिके हुए, या नहीं, मैंने बिकनी और वो बिके, बिकनी नहीं बोला, बिकने बोला। देखिए दिमाग भी कहां कहां लोगों का जाता है। बैठे तो मेरे पास हैं, लेकिन दिमाग कहां चला गया जी। पुरानी बात है, पुरानी बात है, छोड़ते हैं। देखिए मैंने ये बात कही थी, और इसलिए कही थी शायद एक अंदर का राइटर से ज्यादा देशभक्त जाग गया था उस दौरान। और
वो बात मैंने उनको कोई हर्ट करने के लिए नहीं कही, बस मुझे ऐसा लगा कि ये कहनी चाहिए सही वक्त पर, तो मैंने कह दी। मैं छोड़ता हूं, मतलब आपको कह सकता हूं कि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि आप ज्यादा उनसे राष्ट्रभक्त हैं या राष्ट्रभक्त हैं आप। में कोई दो राय नहीं है। और स्वरा भास्कर वो भी हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं है। लेकिन आपके ऊपर एक इल्जाम लगा कि आप स्क्रिप्ट चोरी कर ली, आपने अपने ही मित्र का कोई स्क्रिप्ट थी उसको चोरी कर ली, ऐसा भी कहा गया। मेरा मित्र होगा तो मैं चोरी क्यों करूंगा? और मैं 15 साल से लिख रहा हूं, मेरी लिखी हुई चीजें लोग चोरी करके ले जाते हैं, मुझे पता भी नहीं लगता। तो इल्जाम किसी पे लगा देना वो तो एक अलग बात होती है। वो हर फिल्म के पहले लोग आते हैं, ड्रीम गर्ल 1 के पहले भी आए लोग, ड्रीम गर्ल 2 के पहले भी आए, उससे पहले वेलकम के टाइम भी आए, और मैं ही नहीं, जितनी भी फिल्में बनती हैं उसके पहले कुछ ना कुछ लोग आते हैं कि ये तुम थॉट मेरा है या इस किस्म की मैंने कहानी लिखी है। लोगों को ये लगता है कि अगर किसी का कैरेक्टर जो आपने फिल्म में लिखा है, अगर वो एक डॉक्टर है तो लगता है उनको कि मुन्ना भाई ही बन रही होगी। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। एक डॉक्टर की कहानी होती है, किरदार की बात नहीं होती सिर्फ। आज अगर मैं किसी को सोल्जर बना रहा हूं तो अगर मुझे जेपी दत्ता साहब बोलते हैं तुम बॉर्डर क्यों बना रहे हो भाई, तो सोल्जर कहां जाएगा? कहां जाएगा मुझे बताइए? बॉर्डर पे जाएगा ना। जी जी। तो कहानी क्या है वो मैटर करता है। आपका कैरेक्टर तो वही है, जो आपका वकील हो गया, आपके डॉक्टर हो गए या टीचर हो गए, तो उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लोग आते हैं तो मैं सेशन ओपन करता हूं, और किसी का सवाल, किसी की बात कोई कहना चाहेगा तो जरूर। अब पीछे, लेकिन मैं वहां तक पहुंची से पहले तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया। आपने कहा कि आप मसाज कराने जाएं और आपको थकान हो जाए, तो ऐसी मसाज से क्या मतलब? अगर मेरा काम है, मैं लिखता हूं और लोग हंसे ना या लोग मुस्कुराए ना, तो फिर फायदा क्या? आप लोगों ने ड्रीम गर्ल देखी? किसने देखी ड्रीम गर्ल? हाथ उठाइए, जोर से उठाइएगा हाथ। ओह माय गॉड। एंड ड्रीम गर्ल 2? जी, ड्रीम गर्ल 2 वेरी गुड। हाँ सर आप फिल्म नहीं देखते? सर आप फिल्म नहीं देखते? आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ये जो 1500 रुपया कलेक्शन कमाया ना, इनकी वजह से आया है। जी। तो मेरा बस ये था कि आप जब भी कोई सिनेमा देखने जाएं, आप एक फैमिली के लिए हम लोग फिल्में बनाते हैं, और फैमिली अगर 3-4 लोग घर में हैं और वो 200-250 रुपया पर टिकट अगर खर्च करके जा रहे हैं, तो एक तो उनकी टेंशन, ऊपर से अगर फिल्म देखने जा रहे हैं वहां भी टेंशन में दे रहा हूं, तो फिर कोई फायदा नहीं उस चीज का। आप जाइए, एंटरटेन होइए, आप 2 घंटा अपना दिमाग अलग रख के एंजॉय कीजिए, वही मेरे ख्याल में सिनेमा का काम होना चाहिए। राज, जब आप सफल हो गए, डायरेक्टर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, जम गए इंडस्ट्री में, फिर फादर को क्या हो? फादर ने पूछा था फिर कि नहीं? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि फादर को तो बहुत साल तक पता ही नहीं चला कि मैं मुंबई में हूं। शुरू के 2 साल तो उन्हें पता ही नहीं था मैं बॉम्बे में हूं। अच्छा, छोटे शहरों में यही होता है कि आप जब तक कुछ करना लें तब तक कोई आपकी बात सुनता नहीं है। तो हुआ यूं कि मैं जब कॉमेडी सर्कस लिख रहा था, तो पहली जो पेमेंट आई मेरी, फर्स्ट चेक जो आया, तो मैं उन दिनों बॉम्बे में था और मैंने उनको कहा कि भाई पहला चेक आया, ये कुछ 23,700 रुपए का एक चेक आया था। तो मैंने बोला ये चेक आया, तो उनको ट्रस्ट ही नहीं था। कहते कैसे आ गया, किसने दे दिया तुमको? मैं बोला ये राइटिंग का है। राइटिंग में कौन देता है इतना पैसा? तो फैक्स करो। ओ, तो बॉम्बे से फैक्स किया उनको, तब उनको विश्वास हुआ? तब उनको विश्वास हुआ, और तब भी विश्वास नहीं हुआ। अच्छा। विश्वास तब हुआ जब अकाउंट में पैसे आ गए। मतलब इंडस्ट्री को इसको लेकर भी उनके दिमाग में संशय था। नहीं, पता चला चेक दे दिया और पैसे ना आए। होता है कभी कभी, तो वो चीज उनके दिमाग में थी, बट उनको फिर उससे। अच्छा राज साहब, आप लिखते हैं, लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और तालियां बजाते हैं, लंबे समय में आप, मतलब मैं अगर आपको एक शब्द में डिफाइन करना चाहूं तो मैं कहूंगा फुल टाइम इंटरटेनर हैं आप, और इंटरटेन करते हैं। मैं कोशिश करता हूं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कोई पंचेस लिखे, क्योंकि आजकल तो जमाना पंचेस का है, आपने कोई पंच लिखा या पंच डाला और लोग हंसे ही ना हो, या उन्होंने कोई रिएक्शन ही ना दिया हो? मैं एक वाकया बताता हूं आपको, बहुत ये बड़ा। वेलकम बैक मेरी एक फिल्म थी, वेलकम का सीक्वल देखा होगा आप लोगों ने, उदय भाई, मजनू भाई। तो पहली दफा मैं उस फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए मुझे जब बुलाया अनीस बाज़मी साहब ने, और मुझे बताया नहीं था उन्होंने कि मुझे डायलॉग लिखने के लिए बुला रहे हैं वो। वहां मैं गया और जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे एक छोटे से कमरे में 8-10 लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे 2 सिचुएशन दी, 2 सीन दिए कि लिख के लाइए। मैं नेक्स्ट डे लिख के ले गया और मैंने नरेशन शुरू की। 10-12 लोग बैठे थे, उनमें से कोई नहीं हंसा, कोई भी नहीं हंसा।
और मैं जो 1.5 मिनट का सीन था मुझे लग रहा 1.5 घंटे का हो गया, जल्दी से मैं इसको खत्म करके निकलूं। हाँ। और उन्होंने कहा ठीक है हो गया आपका, आप जाइए। मैं बाहर आया हूँ उस रूम से और मैंने बोला करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया भाई ये तो। हाँ। और मैं घर की तरफ जा रहा था, उनके एसोसिएट का फोन आया कि भाई वापस आइए आप, अनीस बादमी साहब मिलना चाहते हैं आपसे। वाह। मैंने बोला ये क्यों मिलना चाह रहे हैं भाई, हंसते तो हो नहीं तुम लोग हैं। कहते नहीं आइए आप। आए, मैं गया और उन्होंने मुझे बताया कि ये हमने प्लान किया हुआ था, हंसेगा नहीं कोई। वाह। तो मैंने बोला तुम पागल हो गए हो क्या, बाहर जाके मैं सुसाइड कर लेता, अभी क्या क्या कौन जिम्मेवार होता इस चीज का। बोले नहीं, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हंसेगा नहीं कोई, एंड यू नो वी रियली वांट यू टू राइट द डायलॉग्स ऑफ वेलकम बैक, एंड आई स्टार्टेड माय करियर इन 2013 एज अ डायलॉग राइटर इन बॉलीवुड। वाह, ग्रेट। सवाल ये है ना कि पंजाब मेल, भोपाल, मुंबई और वो फोन कॉल, मैं कोई स्क्रिप्ट का वो आपको सीक्वेंस नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं जिंदगी कैसे बदलती है। लेकिन हाँ, मैं आपके उधर आऊं से पहले, क्या नाम है भाई आपका? विवेक सिंह। विवेक जी, क्या काम करते हैं आप? मैं एमसीयू में स्टूडेंट हूँ और झांसी से ही हूँ। झांसी से ही है? झांसी गले की फांसी, दतिया गले कहा, दतिया गले कहा, जब तक ना छोड़ोगा ललितपुर ना छाड़िए जब तक मिले ना उधार। ना मिल, जब तक मिले उधार। उधार जी। हमारा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि जैसा आपने बताया कि माता पिता को ट्रस्ट नहीं हुआ था कि इस इंडस्ट्री में जाएं, तो जैसे आप बुंदेलखंड से हैं, मैं भी बुंदेलखंड से हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे शहर के कलाकार जाते हैं, 10 कलाकार जाते हैं, उसमें से एक आध सफल होता है, बाकी 9 कैसे सर्वाइव करें, उसको लेके कोई दबी इच्छा है तुम्हारी? मैं आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। कोई दबी इच्छा है? नहीं। अरे कोई हो तो बताओ। नहीं कोई अभी पंजाब मिल चलती है? नहीं 10 में से 9 असफल होते हैं, 1 सफल होता है, तो उनका संघर्ष कैसे उन्हें सही रास्ते पे ले, चुकी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर किसी को ये लगता है कि जब लोग कामयाब हो जाते हैं, थोड़ी बहुत उनको सक्सेस मिलती है, तो लोगों को लगता है कि लक बड़ा काम किया इसका, मेहनत को लोग भूल जाते हैं। और मेरे हिसाब से जो लक की डेफिनेशन है वो है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, दैट्स कॉल्ड लक। आप सही दिशा में मेहनत कीजिए, सही तरीके से मेहनत कीजिए। कई लोग एक्टर बनने जाते हैं, 6 महीने तक नहीं बन पाते तो कास्टिंग एक्टर बन जाते हैं, उसके बाद फिर कोरियोग्राफर बन जाते हैं, उसके बाद फिर लिरिसिस्ट बन जाते हैं। तो आपका फोकस एक काम पे होना चाहिए, जो बनने आप गए हैं, तो लोगों को उसके लिए वक्त लगता है, आप समझिए उस चीज को। आप ये कह देंगे कि नहीं भाई मुझे तो 1 साल हो गया या 1.5 साल हो गया। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि ताला खुलना है 300 चाबियों से, वो चाबी कोई भी हो सकती है, 300 की चाबी आपको ट्राई करनी पड़ेगी। क्या बात है। क्या नाम है आपका? विशाखा। विशाखा, क्या करती हैं आप? सर मैं एमसीयू की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सारे एमसीयू वाले ही सवाल हैं। जी जी, पूछिए। सर मेरा आपसे सवाल है कि आपने कहा था कि आप बड़े देशभक्त हैं एज कम्पेयर टू समवन। सर इसका मतलब है कि आपने एक पैमाना सेट कर रखा है कि देशभक्त होने के क्या मायने हैं। मुझे ये जानना था आपसे कि आप अपने आप को बड़ा देशभक्त क्यों कहते हैं? मैंने सबसे बड़ा तो नहीं कहा, मैंने कहा मैं सर भास्कर से बड़ा हूं, मैंने ये कहा है। और देशभक्ति के मायने मैं आपको डिस्क्राइब करने बैठूंगा तो उसके लिए शायद मेरी जिंदगी भी कम है, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन क्योंकि इसने सवाल पूछा है तो देशभक्त- 1-2 बता सकते हैं आप। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जो कचरा है ना, कचरा वो सही डस्टबिन में डाल दें, वो भी देशभक्ति है बहुत बड़ी, यू नो। डिटेल मैं बताता हूं। हाँ हाँ। देशभक्ति के मायने ये हैं, जहां पर हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी देश हो, जब आप वहां जाएं तो आपका सर जो है ना, जो फक्र से ऊंचा हो जाए, आप खड़े होकर तालियां बजाएं, अपने लिए जनगण मन गाएं, अपने राष्ट्रगान गाएं, और वहां पर लोग ये कहें कि ये भारत से आए हुए लोग हैं। और वो देशभक्ति जब आपके सामने आएगी ना, तो आप एक अलग लेवल का गर्व महसूस करेंगे। और ये जो देशभक्ति की बात जो मैं कह रहा हूं, हर किसी को ये लगता है कि 15 अगस्त पे आप झंडा फहरा दे तो देशभक्ति हो जाती है। आप किसी की भी हेल्प कर दें, देश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सरकार का होना जरूरी नहीं है, आप भी उतने जिम्मेदार हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो देशभक्ति बहुत बिट्स एंड पीसेस में हर जगह है, हर जगह। आपके त्योहार से लेकर, आपके लोगों से मिलने से लेकर, लोगों से बात करने से लेकर, और तमाम चीजें जिसको मैं देशभक्ति बोलता हूं, जो अपने देश को आगे बढ़ाए किसी भी लेवल पर। वो चाहे आप राइटर हो, वो चाहे आप डॉक्टर हो, वो चाहे आप इंजीनियर हो, वो चाहे आप किसी भी विधा में आप काम कर रहे हो, उससे हमारे देश का मान सम्मान जो आगे बढ़ता है, वो उसको मैं देशभक्ति कहता हूं। और वही मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूं। पूछ रहे हैं जी, पूछिए।
नमस्कार नमस्कार, मैम। जी, मैं आज अपने एक ग्रुप के साथ आई हूँ। हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम कूल गैंग है, उसकी तरफ से मैं ग्रुप का नाम क्या है, मैम? द कूल गैंग। द कूल गैंग। सारे अच्छा बन के सब हॉट आई है, नाम कूल गैंग रखा हुआ है। एक्चुअली उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने कुछ जैसा अभी जिक्र हुआ कुछ कॉमेडी शोज लिखे हैं और हम सब देखते हैं। हम मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग हैं सबका वो फेवरेट शो है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन सारे शोज में मेल रिप्रेजेंटेशन ही ज्यादा होता है। हम देखते हैं कि वहाँ जो फीमेल कैरेक्टर्स आते भी हैं उनके पंचेस वो हमें उतना नहीं हंसाते जितना मेल कैरेक्टर के। तो या ये क्या राइटिंग का दोष है या जो उसको प्रेजेंट कर रहा है उसका है? क्या हम वुमेन मतलब ह्यूमरस नहीं होते या इसके पीछे क्या रीजन? सवाल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस बात के लिए आपको बताता हूँ कि जब हमने लाफ्टर चैलेंज एक शो था, आप लोगों ने शायद देखा हो, मैं अनऑफिशियल में पार्ट रहा हूँ उस शो का, और हमने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑडिशंस लिए, बहुत सारे। और कॉमेडी सर्कस में भी हमने अमृतसर लिया, हमने लखनऊ लिया, हम भोपाल भी आए, हमने बहुत जगह ऑडिशंस लिए। और आपने देखा होगा पिछले 15 साल में जो कॉमेडी चल रही है, 15-17 साल से जो कॉमेडी चल रही है, उसमें औरतों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लड़कियों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमें सिर्फ 2 ही मिली, एक भारती, एक सुगंधा, ये 2 ही मिले। और आप ये शो का भी अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो, मैं आपको फिल्मों का एग्जाम्पल देता हूं। पिछले 60 साल से जो फिल्में बनी है उसमें मुझे टुनटुन जी और गुड्डी मारुति जी और उसके अलावा एक आध दो, सिर्फ ये मैंने 60 साल में ये देखा है। बिल्कुल सही। थोड़ी सी कॉमेडी की श्रीदेवी जी ने या हिमा जी ने। ऐसा नहीं है कि हम लिखना नहीं चाहते, हमने लिखे, बहुत सारे एक्ट लिखे हैं। आपने देखा होगा कॉमेडी सर्कस में हमने जितनी भी डेली सोप की जो आर्टिस्ट हैं सब आई थी। अंकिता लोखंडे भी आई है उसमें, श्वेता तिवारी भी आई उसमें सरगुन मेहता भी आई उसमें, बहुत। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें फ्लैट जा रही थी। और ये हमने बहुत कोशिश की, हमने बड़ी रिहर्सल करते हैं हम लोग। आप जब देखें 1 टेक होता है हमारा पूरा, तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने कोशिश नहीं की, हम लोगों ने बहुत कोशिश की। हम तो अभी भी चाहते हैं कि जो फीमेल जो लोग हैं वो आगे आए और कॉमेडी करें। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी के लिए एक सुर का होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो सुर शायद हमें उतना नहीं मिल पाया, या मिल नहीं पाया, या ढूंढ नहीं पाए, या वो आगे नहीं आ पाया। सर ढूंढने से भगवान मिल जाता है, ऐसा बस वही मैं कह रहा हूं। आज आपने शुरुआत करी, इसमें से बहुत सारे लोग खड़े होंगे। जी जनाब, क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम आशीष है भाई साहब। अरे क्या आवाज है आपकी तो साहब। ये बात आप आराम से भी बोल सकते थे कि नहीं? मैं बहुत आराम से बोलता हूँ। मैं आवाज तो गजब की है भाई। आगे थोड़ा 4 कदम आगे और आ जाइए। जैसे जैसे आप आगे आएंगे वो आवाज और भारी हो जाती है। जी साहब, क्या काम करते हैं? मैं आवाज ही बेचता हूँ साहब। तो आवाज तो इनकी अच्छी, बेस अच्छा है आपका। जी। और मैं न्यूज 18 में काफी वर्षों रहा हूँ, आवाज देता रहा हूँ। और आज राज भाई के माध्यम से आया हूँ क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो सवाल पे आता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ, मुद्दा ये है कि साहब आज के दौर में गदर भी आई है, जवान भी आई है, और आपकी ड्रीम गर्ल 2 भी आई है। और आपने जिस जोन में आप काम करते हैं, कॉमेडी के जिस जोन में आप हैं, उसमें आप चाहे डेविड धवन साहब से लेके बज़मी साहब से लेके आप सभी के साथ, मैंने आपका पूरा प्रोफाइल भी, आपको व्यक्तिगत भी जानता हूं कि आप उसमें सब काम करते हैं। तो आज के दौर में जब डिजिटल भी इतना बहुत हावी है और फिल्में भी वापस उस दौर में आ रही हैं, तो मिमिक्री का जो कॉमेडी आप करते हैं, जो एक्स टेम्पो आप लिखते हैं, जिस तरह से मैं ड्रीम गर्ल 2 में देखो पंचे से, उसमें सबसे बड़ी बात है कि कॉमेडी के साथ आप जो सोशल मैसेज देते हैं, वो जो आपका एक जोनर है, वो शायद उस फिल्म में कोई नहीं आता है। उसको छोड़िए, मैं ये जानना चाहता हूं कि इन तीनों में अभी मिमिक्री का या कॉमेडी का दौर और डिजिटल पे कितना % होना चाहिए, और उसके लिए आप क्या मेहनत कर सकते हैं? जी, मिमिक्री, कॉमेडी। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि 100% कॉमेडी फिल्म ही बने, बाकी सब बंद हो जाए। सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के दौर में हंसी की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए साहब, ऐसा है कि आप कह रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं आज के दौर में लोग ताली बजाने में भी जब संकोच कर रहे हो इतनी देर से, अभी नहीं मजा आया। मेरे शो में तो और तेज बजाई जब तक कान मुंबई तक ना पहुंच जाए। आप बात करिए।
ये कलाकार की खुराक जो होती है बस सिर्फ यही होती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना, रोता हुआ पैदा होता है, हंसता हुआ नहीं पैदा होता, तो बड़ा मुश्किल काम है लोगों को हंसाना। ये ऊपर वाला बड़ा ये कुछ ही लोगों को ये देता है ये जॉब। और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मुझे इनमें से कोई भी एक बता दे जिसका ये कहना कि नहीं भैया हम हंसना नहीं चाहते। कोई है ऐसा कि नहीं हमें हंसाओ मत यार, हम दुखी ठीक हैं? है कोई ऐसा? कोई नहीं। खुशी वो चीज है जो आप जितना ज्यादा लेंगे उतना आपको अच्छा, आपको तंदुरुस्त रखेगी। इससे अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है, यू नो। तो ये मैं चाहता हूं कि जितनी फिल्में बने उसमें ज्यादातर कॉमेडी हो, लोगों को हंसाएं, लोगों को एंटरटेन करें, क्योंकि दुनिया में वैसे ही इतना गम घूम रहा है, यू नो। तो कॉमेडी तो मेरे ख्याल में हर जगह होनी चाहिए। आजकल पॉलिटिक्स में बड़ी हो रही है, आपको पता ही होगा। मैं आ गया बस उसी पे, पॉलिटिक्स पे ही आ रहा था, टिकट मिलने वाले हैं जी। सर मेरा नाम अभिषेक है, मैं एमसीयू का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि कई बार बॉलीवुड को उर्दूवुड से डिफाइन करने लगे हैं आजकल लोग। इसी बीच हम देख रहे हैं कि साउथ की जो मूवीज हैं वो नॉर्थ इंडिया में भी काफी ज्यादा प्रचलन में है। इसके साथ ही बॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज आई हैं अभी हाल फिलहाल में, जैसे केरला स्टोरीज आई और कश्मीर फाइल्स आई। इनके और बाकी जो मूवीज आती हैं उनके प्रमोशन में पूरा बॉलीवुड लग जाता है, जबकि कुछ मूवीज जो ऐसी हैं जिनका शायद बहुत ज्यादा जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है उनसे नाता नहीं हो पाता है। तो क्या इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बॉयकॉट किया जाता है बॉलीवुड में? क्योंकि आप तकरीबन 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया आपको, तो आपको इनसाइडर्स पता होंगे। जी मेरा ये मानना है कि बॉलीवुड ये जो नाम है ना, मुझे ये पसंद नहीं है एक्चुअली। मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड जिसको कहते हैं ये भारतीय सिनेमा है, उसमें तमिल, मलयालम, हिंदी, जितनी भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसका जो भी सिनेमा बनता है भारतीय सिनेमा है। उसमें अगर आप ये कह दें कि इस फिल्म को उर्दू वुड के नाम से जाना जाए या इस फिल्म को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, कई दफा हमें ऐसा लगता है बाहरी तौर से। आज सलमान खान साहब, चाहे वो तमिल फिल्म हो, मलयालम फिल्म हो, चाहे वो भोजपुरी फिल्म हो, चाहे हिंदी फिल्म हो, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। शाहरुख साहब करते हैं, आमिर साहब करते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, कई दफा हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हम ट्विटर और इंस्टाग्राम और ये फेसबुक के जो लोग हैं जो इन चीजों को ट्रेंड करते हैं या चलवाते हैं, वो एक अलग जोन है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम सारी फिल्मों का सपोर्ट करते हैं, अच्छी हो, बुरी हो, गलत हो, सही हो। जो फिल्में जितनी ज्यादा लोग देखने आएंगे उतना हमारा सिनेमा फलेगा फूलेगा। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि बॉयकॉट गैंग कोई हो। जैसे मुझे बताइए, आपने कभी किसी फिल्म का बॉयकॉट किया है? हाँ, मैं आ गया मेरे पास आप जी। कई सारे एक्टर्स हैं, जैसे अभी नसरुद्दीन शाह साहब ने कहा था कि ये मूवीज जैसे केरला स्टोरी हो गई, ये सारे समाज में गलत संदेश दे रहे हैं। तो सर ये तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड या और खासकर से बॉलीवुड को ही अभिव्यक्ति की आजादी। नसीर साहब के अपने पर्सनल भी होंगे, उनका एक अपना एक मानना होगा। मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। हमारे सीनियर एक्टर हैं बहुत, और तो मुझे नहीं लगता ऐसा, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय होगी। एंड आई थिंक नसीर साहब इज गुड फॉर वेडनेसडे, नॉट फॉर फ्राइडे। गुड फॉर वेडनेसडे, नॉट फॉर फ्राइडे। लेकिन आपने बताया ना कि मैं तो देशभक्त हूं, तो आप अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं ना इस सवाल को, जो उन्होंने सवाल पूछा कि जो पैरेलल सिनेमा बन रहा है या फैक्ट्स पे लोग कह रहे हैं ये फैक्ट्स पे फिगर है। इसका दुनिया में सर देखिए, अंधेरा शुरू से था, ठीक है, खोज उजाले की हुई है। तो अंधेरा तो अपना सेहत की किसी को पड़ी। बच्चों की हालत अस्थिर, आत्मानंद स्कूल के थे सभी बच्चे।